हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का SRL एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं मादा जनन तंत्र के बारे में। मादा जनन तंत्र होता है, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से अंडाशय पाए जाते हैं। इसके अलावा अंडवाहिनियां होती हैं, गर्भाशय होता है, योनि होती है और इसके अलावा कुछ सहायक ग्रंथियां होती हैं, वो पाई जाती हैं। इन सभी अंगों में से हमने अंडाशय और अंडवाहिनी की संरचना को, उनके कार्यों को एकदम डिटेल के अंतर्गत पिछले वीडियो के अंतर्गत देखा था। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम मुख्य रूप से गर्भाशय, बाह्य जननांग और जो ग्रंथियां हैं उनके ऊपर बात करने वाले हैं। इस कारण वीडियो को पूरा जरूर देखें। साथ साथ में यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप सभी लोगों तक ऐसे वीडियो हैं ये लगातार पहुंचते रहें, आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कंप्लीट रूप से पूरी कर सकें। तो शुरुआत करते हैं हम आज के हमारे इस सेशन की। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम देख रहे हैं मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र में हमने जो अंग पढ़े हैं सबने याद होंगे। एकदम सिंपल सिंपल से एक अंग होते हैं। देखो, सबसे पहले हमने जो पढ़े हैं वो पढ़े हैं अंडाशय, जिन्हें हम ओवरी कहते हैं, और ये कितनी होती हैं? 2। फिर इसके बाद में हमने पढ़ी हैं अंडवाहिनियां। अंडवाहिनियां, और ये भी कितनी होती हैं? 2। इसके बाद में हमने पढ़ा है गर्भाशय। इसके बाद में हमने पढ़ा है गर्भाशय, और ये कितना होता है? 1। इसके अलावा योनि, ये भी 1। बाह्य जननांग, इसके अलावा एक सहायक ग्रंथि है, एक सहायक ग्रंथि है, और वो ग्रंथि है बर्थोलिन ग्रंथि। और इसके अलावा एक स्तन ग्रंथि हमें पढ़नी है। तो ये सारी की सारी चीजें हमें मादा जनन तंत्र के अंतर्गत पढ़नी होती हैं। इससे जो पिछले वाला वीडियो था, इसके अंतर्गत हमने डायग्राम की सहायता से इन सभी अंगों को, इन ग्रंथियों को, इनकी जो स्थिति है उसके अंतर्गत देखा था। और वहां पर हमने जो अंडाशय है उसको और अंडवाहिनियां हैं उसको एकदम कंप्लीटली डिटेल के अंतर्गत समझ लिया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देखें और उसके बाद में इसको यहां से स्टार्ट करें, जिससे कि आपको सारी चीजें हैं बिल्कुल आसान और सही तरीके से समझ में आ सके। तो दोस्तों, अब हम आज देखने जा रहे हैं, वो पढ़ेंगे किसको? गर्भाशय को। गर्भाशय, या जिसे हम क्या कहते हैं? यूट्रस कहते हैं, उसको हम देखने वाले हैं। तो हम बात करने वाले हैं गर्भाशय या यूट्रस के बारे में। देखो, सभी को पता होना चाहिए कि मादा में एक गर्भाशय होता है। मादा में कितना? एक गर्भाशय होता है, और जिसे सामान्य भाषा के अंतर्गत, एकदम लोकल लैंग्वेज के अंतर्गत जो बच्चेदानी है वो कहा जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत
शिशु होता है वो पाया जाता है। जब गर्भावस्था के दौरान शिशु अपनी वृद्धि करता है तो वो इसी के अंतर्गत रहता है, और इसी कारण से सामान्य भाषा के अंतर्गत इसे बच्चेदानी अर्थात वूम्ब भी कहा जाता है। ये जो संरचना है ये एक उल्टे नाशपाती के आकार की होती है। कहने का मतलब ऊपर से थोड़ी चौड़ी और नीचे की तरफ जाते जाते ये संकरी होती जाती है। इसके नीचे वाला जो संकरा हिस्सा होता है उसे कहा जाता है इसकी गर्दन, ग्रीवा। उसे इसकी क्या कहा जाता है? गर्दन या ग्रीवा कहा जाता है, और इसी कारण उसे हम गर्भाशय ग्रीवा या नॉर्मल क्या कहा जाता है? सर्विक्स कहा जाता है। ये जो गर्भाशय है इसकी जो भित्ति है वो मोटी होती है और 3 परतों से मिलकर बनी होती है। सबसे बाहर की तरफ एक झिल्ली से बनी हुई परत होती है जिसे हम बोलते हैं हमारी परिगर्भाशय, या जिसे हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम। बीच में एक मांसपेशियों से, चिकनी मांसपेशियों से बनी हुई परत होती है जिसे हम क्या कहते हैं? पेशीय स्तर या मध्य स्तर या मध्य गर्भाशय, या फिर इसे बोलते हैं मायोमेट्रियम। और सबसे आंतरिक ग्रंथियों से बनी हुई एक परत पाई जाती है जिसे ग्रंथिल उत्तक होता है, वो उसके अंतर्गत पाया जाता है। और ये जो उत्तक है, ये जो परत है, ये मासिक चक्र के दौरान लगातार टूटती रहती है। इस परत को हम अंतः गर्भाशय या एंडोमेट्रियम कहते हैं। तो ये सारी चीजें हमें गर्भाशय के बारे में पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो देखो क्या है, क्या क्या बताया है आपको। गर्भाशय है, एक होता है, कहां पाया जाता है? श्रोणि क्षेत्र में। श्रोणि क्षेत्र मतलब नीचे वाले हिस्से में। और कैसा होता है? उल्टी नाशपाती के आकार का। उल्टी नाशपाती को हम रख देते हैं जैसे कि ऐसा होता है, मतलब ऊपर से चौड़ा होता है और नीचे से संकरा हो जाता है। सामान्य भाषा में इसे क्या कहा जाता है? सामान्य भाषा में इसे हम कहते हैं बच्चेदानी। वूम्ब इसे कहते हैं। इसके अलावा यदि हम देखें तो जो गर्भाशय है उसकी जो भित्ति होती है उसके अंतर्गत कितनी परत पाई जाती है? 3। गर्भाशय भित्ति होती है, भित्ति का मतलब हो गया उसकी दीवारें, उसके अंतर्गत कितनी परत होती हैं? 3 परत होती हैं, जिसमें से सबसे पहली परत जो होगी वो होगी हमारी परिगर्भाशय। कौन सी होगी? परिगर्भाशय सबसे बाहरी की तरफ पाई जाती है, और इसे वैसे बोला जाता है पेरीमेट्रियम। क्या कहा जाता है? पेरीमेट्रियम कहा जाता है। और ये जो परत होती है ये आपके झिल्ली से बनी हुई एक पतली परत पाई जाती है जो उसको चारों तरफ से घेर कर रखती है। तो ये कैसी होती है? झिल्ली युक्त पतली परतें होती हैं। इसके बाद में दूसरी परत है, उसे हम क्या कहते हैं? मध्य गर्भाशय, या जिसे हम क्या कहते हैं? मायोमेट्रियम कहते हैं। दूसरी परत को क्या कहा जाता है? मायोमेट्रियम। और ये ही परत होती है गर्भाशय की सबसे मोटी परत होती है। ये पेशियों से बनी होती है, मसल्स से बनी होती है। और यहां पर गर्भाशय के अंतर्गत जो पेशियां पाई जाती हैं वो चिकनी पेशियां होती हैं, वो एक तरीके से अनैच्छिक पेशियां होती हैं। तो यहां पर कौन सी पेशियां होती हैं?
चिकनी पेशियों की परत होती है। किसकी होती है भाई? चिकनी पेशियों से बनी हुई एक परत पाई जाती है। और ध्यान से सुनने की बात यह है कि जब गर्भाशय के अंतर्गत संकुचन उत्पन्न होते हैं प्रसव के समय, गर्भाशय में प्रसव के समय डिलीवरी के टाइम में जो संकुचन उत्पन्न होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन उत्पन्न होते हैं, जिनकी वजह से प्रसव पीड़ा होती है, वो इसी परत में होती है। तो याद रखना, इसमें क्या उत्पन्न होते हैं? संकुचन उत्पन्न होते हैं। फिर जो तीसरी परत होती है, जो तीसरी परत होती है, जो सबसे अंदर ही अंदर की ओर होती है, उसे हम बोलते हैं अंतः गर्भाशय। क्या कहा जाता है? अंतः गर्भाशय, या जिसे हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। जिसे हम क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियम कहते हैं। और ये जो एंडोमेट्रियम होती है, ये किससे बनी हुई होती है? ये आपके ग्रंथिल उत्तक से बनी होती है। किससे बनी होती है? ग्रंथिल उत्तक। देखो, इसमें झिल्ली युक्त उत्तक होता है, इसमें चिकनी पेशियां पाई जाती हैं, और ये ग्रंथिल उत्तक होता है। और ये ग्रंथिल उत्तक होता है, प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान इसके अंतर्गत बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, और ये लगातार टूटकर रक्तस्राव के रूप में बाहर निकलता है। तो याद यही रखना है हमें, मासिक चक्र के दौरान टूटकर रक्तस्राव के रूप में यह बाहर की ओर निकलता है। तो गर्भाशय में जो इसकी भित्ति होती है, उसके अंतर्गत ये 3 परत पाई जाती है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो ये भाई, ये तो इसका मेन हिस्सा हो गया है, जिसे हम बोलते हैं फंडस। ये इसका मुख्य भाग हो गया है। और ये इसका गर्दन वाला हिस्सा हो गया, गर्भाशय ग्रीवा इसे कहते हैं। तो इसके मुख्य रूप से 3 हिस्से होते हैं। ये तो देखो परत थी, अगर हिस्से देखें तो ऊपर वाला जो ये हिस्सा है, इसे बोलते हैं फंडस। ये बीच वाला हिस्सा होता है, इसे बोलते हैं मुख्य भाग, मेन बॉडी। और ये होती है गर्भाशय ग्रीवा, जिसे हम बोलते हैं सर्विक्स। तो यह आपको याद रखना है कि इसके कितने हिस्से हैं। तीन भाग होते हैं, जिसमें आपको बता दूं कि ये ऊपर ही ऊपर की तरफ आपका हो गया है फंडस, फिर हो गया है मुख्य भाग, और नीचे नीचे की तरफ हो गया है गर्भाशय ग्रीवा, जो एक लंबा हिस्सा होता है। इसके अंदर जो ये खाली जगह होती है उसे क्या कहा जाता है? गर्भाशय गुहा कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? गर्भाशय गुहा। और ये जो नलिका है भाई, जो गर्भाशय ग्रीवा है, उसके अंतर्गत एक नली जैसी संरचना जो ऊपर की तरफ जुड़ी हुई है और नीचे की तरफ योनि से जुड़ी हुई है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है गिरवा नाल या गर्भाशय ग्रीवा नाल, सर्वाइकल कैनाल इसे कहा जाता है। तो ये आपकी किसकी संरचना है? गर्भाशय की संरचना है। ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है कि कौन कौन से हिस्से कैसे कैसे इसके अंतर्गत पाए जाते हैं, और ये सारी चीजें इसके अंतर्गत कितनी परत होती हैं, कैसे वो उपस्थित होती हैं, किस किस चीज से वो मिलकर बनी होती हैं। तो जब हमने गर्भाशय की संरचना को पढ़ लिया है, जब हमने गर्भाशय के अंतर्गत क्या क्या पाया जाता है उसको देख लिया है, तो अब इसके बाद में हमें मादा जनन तंत्र के नेक्स्ट अंग के ऊपर बात करने वाले हैं। और जो मादा जनन तंत्र है उसके अंतर्गत यदि हम बात करें उसके, तो अभी जो एक अंग बच रहा है वो बच रहा है योनि, या जिसे हम कहते हैं वेजाइना। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किसके ऊपर? वेजाइना।
देखो क्या है योनि, क्या है योनि अर्थात जिसे हम कहते हैं वेजाइना। तो देखो योनि क्या होती है, जैसे नर के अंतर्गत मिथुन अंग के रूप में सिसन अर्थात पेनिस पाया जाता है, उसी प्रकार से मादा के अंतर्गत मिथुन अंग के रूप में जो संरचना उपस्थित होती है उसे हम कहते हैं योनि। और ये जो योनि होती है ये एक लंबी नलिका रूपी संरचना होती है जो आगे की तरफ गर्भाशय ग्रीवा के साथ जुड़ी हुई रहती है। और ये जो संरचना है, इसका जो द्वार है, इसका जो छिद्र है, इसके दोनों तरफ दो ग्रंथियां पाई जाती हैं जिन्हें हम वो कहते हैं बर्थोलिन ग्रंथियां। और ये जो बर्थोलिन ग्रंथियां होती हैं इनसे म्यूकस स्रावित होता है और उसी म्यूकस के कारण से इनके अंतर्गत क्या होता है कि ये आंतरिक रूप से क्या होती है, चिकनी होती है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो हमने क्या क्या देखा है, हमने देखा है कि मादा के अंतर्गत मिथुन अंग के रूप में क्या होते हैं, योनि पाई जाती है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो ये 2 से 3 सेंटीमीटर लंबी नलिका रूपी क्या होती है, संरचना होती है। इसके बाद में यदि हम बात करें तो ये मिथुन क्रिया के दौरान क्या करती है, वीर्य अर्थात इस सीमन को ग्रहण करने का कार्य करती है। इसके अलावा और आगे की तरफ गर्भाशय ग्रीवा से जुड़ी होती है। यह आपको ध्यान रखना है। तो ये इसके बारे में बातें थी। अब देखो हमने एक तो क्या पढ़ा, ग्रीवा नाल या गर्भाशय ग्रीवा नाल। जो गर्भाशय की ग्रीवा है उसके अंतर्गत जो संरचना है वो जो खाली संरचना है, प्लस जो योनि होती है, इन दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है जन्म नाल। इसे क्या कहा जाता है, जन्म नाल, या इन्हें कहा जाता है बर्थ के नाल। बर्थ के नाल इन्हें कहा जाता है। इसके अंतर्गत कौन कौन शामिल होगा, तो गर्भाशय ग्रीवा की जो संरचना है वो, उसके अंतर्गत जो नलिका रूपी संरचना है वो, और इसके अलावा योनि। ये संरचनाएं होती हैं, ये दोनों मिलकर आपके जन्म नाल का निर्माण करती हैं। इसके अलावा यदि हम मादा में बात करें तो मादा के अंतर्गत एक तो क्या होती हैं, अंडवाहिनियां। क्या होती हैं भाई, अंडवाहिनियां, प्लस गर्भाशय प्लस योनि। इन संरचनाओं को मिलाते हैं तो इनको कंप्लीट रूप से कहा जाता है सहायक नलिकाएं। इन्हें क्या कहा जाता है, सहायक नलिकाएं कहा जाता है। जैसे नर के अंतर्गत सहायक नलिकाएं होती हैं, तो यदि आपसे कोई पूछ ले कि मादा के अंतर्गत सहायक नलिकाएं होती हैं, उसके अंतर्गत क्या क्या शामिल होता है, तो इसमें अंडवाहिनियां, गर्भाशय और योनि शामिल होती हैं। यदि कोई पूछ ले कि जन्म नाल के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें शामिल होंगी, तो इसके अंतर्गत गर्भनाल शामिल होगा और इसके अलावा योनि होगा, वो शामिल होगा। इसके साथ साथ में यहीं पर एक ग्रंथि देख लेते हैं, ग्रंथि, और उसका नाम होता है बर्थोलिन। कौन सी ग्रंथि होती है, बर्थोलिन ग्रंथि। यह अभी आपको बताया है कि बर्थोलिन ग्रंथि होती है योनि द्वार के दोनों तरफ होती है। जो योनि छिद्र खुलता है उसके दोनों तरफ होती है, एक एक ग्रंथि होती है। और इसके साथ साथ में आपको ध्यान रखना है कि इस ग्रंथि से म्यूकस नाम का एक चिपचिपा तरल पदार्थ स्रावित होता है जो स्नेहक के रूप का कार्य करता है।
तो क्या याद रखना है कि कहां होती है, योनि द्वार के दोनों तरफ। क्या स्रावित होता है, म्यूकस। और ये म्यूकस होता है, किसका कार्य करता है, स्नेहक अर्थात ल्यूब्रिकेंट का कार्य करता है। तो यौन संपर्क के दौरान ये स्नेहक के रूप में कार्य करता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा योनि जो होती है, इसके अंतर्गत एक जीवाणु भी पाया जाता है, और जिसे हम बोलते हैं लेक्टोबेसिलस। और इसके कारण से योनि होती है, इसके अंतर्गत लैक्टिक अम्ल उपस्थित होता है। कौन सा अम्ल होता है भाई, लैक्टिक अम्ल। और इसी कारण यहां का वातावरण होता है वो कैसा होता है, अम्लीय वातावरण होता है। योनि का वातावरण अम्लीय वातावरण होता है, यह ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि यहां पर बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं लैक्टोबैसिलस, जिन्हें हम लैक्टिक अम्ल कहते हैं। और ये जो लैक्टिक अम्ल है या जो अम्लीय वातावरण है, एसिडिक नेचर है, ये क्या करता है, ये रोगों से बचाता है। यहां पर रोग होने की संभावनाएं होती हैं, वो अधिक हो सकती है, तो इस कारण वो क्या करता है, रोगों से बचाता है। तो ये सारी चीजें हमें योनि के साथ, वेजाइना के साथ हमने देख ली। तो हमने अभी तक गर्भाशय देखा, इसके बाद में योनि देखी। अभी हम जो संरचना देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं बाह्य जननांग। मादा के अंतर्गत कौन कौन से बाह्य जननांग होते हैं या बाह्य संरचनाएं होती हैं वो पाई जाती हैं, तो उनको हम समझने वाले हैं। तो इसको हम एक डायग्राम की सहायता से समझते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि बाह्य जननांग होते हैं मादा के अंतर्गत, उनमें कौन कौन से जननांग पाए जाते हैं। तो यहां पर यदि हम बात करें तो ये जो श्रोणी क्षेत्र है, ये जांग है, तो यहां का जो क्षेत्र है इसे हम बोलते हैं श्रोणी क्षेत्र। और ये बाह्य रूप से कौन कौन से अंग होते हैं वो दिखाई देते हैं। तो यहां पर पाए जाते हैं यहां पर बाल पाए जाते हैं। और ये जो बाल होते हैं इनके नीचे वसा से बना हुआ एक उत्तक होता है, वशीय उत्तक होता है, जो एक गद्दी नुमा संरचना के रूप में पाया जाता है। और ये जो गद्दी नुमा संरचना के रूप में पाया जाता है, इस संरचना को यहां पर उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है जघन सेल। उसे क्या कहा जाता है, जघन सेल। या उसके लिए काम में लिया जाता है क्या, मोन्स प्यूबिस। उसे क्या कहा जाता है, मोन्स प्यूबिस कहा जाता है। इसके बाद में दो बड़े फोल्ड होते हैं, दो बड़े वलन होते हैं। और ये जो वलन होते हैं दो बड़े वलन पाए जाते हैं। और जो ये दो बड़े वलन होते हैं इनको क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है वृहत भगोष्ठ। इन्हें क्या कहा जाता है, वृहत भगोष्ठ कहा जाता है, या जिन्हें कहते हैं हम लेबिया मेजोरा। मेजर का मतलब आप जानते होंगे, बड़ी संरचना को हम मेजर बोलते हैं। मेजर माइनर आपने समझ
पढ़े होंगे। तो ये वृहत भगोष्ठ होते हैं जो बाहर की तरफ दो बड़े फोल्ड होते हैं। इसके अलावा इनके अंदर की ओर दो छोटे फोल्ड भी पाए जाते हैं। वृहत भगोष्ठ के अंदर की ओर दो छोटे फोल्ड पाए जाते हैं और इन्हें हम क्या कहते हैं? लघु भगोष्ठ कहते हैं। इन्हें हम कहते हैं लघु भगोष्ठ, या इन्हें कहा जाता है लेबिया माइनोरा। क्या कहते हैं? हमें लेबिया माइनोरा कहते। इसके अलावा यदि हम देखें तो इस लघु भगोष्ठ होता है, इसके अंतर्गत दो छिद्र हैं, जिसमें ये नीचे की तरफ एक छिद्र है, ये है योनि द्वार। क्या है भाई? योनि द्वार। और ऊपर की तरफ एक छिद्र है जिसे हम क्या कह रहे हैं? मूत्र छिद्र। तो ध्यान रखना, नर के अंतर्गत नर जनन छिद्र होता है वो केवल एक होता है, लेकिन मादाओं के अंतर्गत मूत्र छिद्र अलग होता है और योनि का द्वार होता है वो अलग होता है। योनि द्वार होता है वो नीचे की तरफ और ये जो मूत्र छिद्र होता है ये ऊपर की तरफ ही होता है। इसके अलावा जहां पर ये वृहत भगोष्ठ होते हैं एक दूसरे से मिलते हैं, वहां पर एक छोटी अंगुली नुमा संरचना होती है, और ये जो अंगुली नुमा संरचना होती है ये मादा जो नर होता है उसके सिसन के क्या होता है? समजात अंग माना जाता है। और इस संरचना को हम क्या कहते हैं? भगशेप अर्थात क्लाइटोरियस कहते हैं। क्या कहा जाता है? क्लाइटोरियस कहा जाता है। और जो योनि का द्वार होता है, योनि द्वार होता है, इसके ऊपर एक पतली झिल्ली भी पाई जाती है जो इसको ढककर रखती है। एक पतली झिल्ली नुमा उत्तक पाया जाता है और वो झिल्ली नुमा उत्तक होता है, उसे क्या कहा जाता है? योनि छद कहा जाता है। योनि छद, या जिसे कहा जाता है हाइमन झिल्ली। हाइमन झिल्ली कहा जाता है। तो ये जो योनि छद है ये योनि द्वार को पूरा कंप्लीटली बंद नहीं रखता है, उसको आंशिक रूप से बंद रखता है। सामान्य तौर पर जो योनि द्वार के ऊपर ये जो हाइमन झिल्ली होती है ये प्रथम संभोग के दौरान टूट जाती है, लेकिन कई बार ये जो झिल्ली होती है ये अत्यधिक खेल की गतिविधियां करने से, साइकिल चलाने से या घुड़सवारी करने से, या जो हम बोलते हैं कि मासिक चक्र को एक तरीके से रोकने के लिए या उसको रक्त को इकट्ठा करने के लिए योनि टेम्पोन को लगाने के दौरान, इन सभी घटनाओं के कारण से भी वो टूट सकती। इसी कारण यह बोला जाता है कि जो ये हाइमन झिल्ली है उपस्थित है या अनुपस्थित है, उसके आधार पर उस महिला के जो यौन संबंध हैं कि बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए हैं उसके बारे में पता नहीं लगाया जा सकता है। यह नहीं बताया जा सकता है कि वर्जिनिटी के बारे में इसके साथ में नहीं बताया जा सकता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि योनि छद है ये सामान्य तौर पर प्रथम संभोग के दौरान टूटता है, लेकिन अन्य गतिविधियों से भी टूट सकता है। कई बार ये प्रथम संभोग के बाद में भी बनी रह सकती है, तो उसके लैंगिक व्यवहार का उससे पता नहीं लगाया जा सकता है। ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। और बाकी यहां पर गुदा द्वार होता है। तो ये सारी के सारी जो संरचनाएं आपको बताई हैं वो मादा के अंतर्गत बाह्य जननांग होते हैं उसके अंतर्गत शामिल होती हैं। इन्हें मादा के बाह्य जननांग कहा जाता है। तो ये सब कुछ हमने मादा के जनन अंग, उसके जनन तंत्र के अंतर्गत कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं, कैसे कैसे वो पाई जाती हैं, उसके बारे में देखा है। अब इसके बाद में मादा के जनन तंत्र के साथ क्रियात्मक रूप से जुड़ी हुई एक संरचना है जिसके ऊपर हमें पढ़ना है।
जिसके बारे में हमें जानना है। और वो जो संरचना होती है वो एक ग्रंथि है, जिन्हें हम बोलते हैं स्तन ग्रंथियां। उनको भी हमें इसी के साथ पढ़ना होता है। तो अभी हम देखने वाले हैं स्तन ग्रंथियां, मेमोरी ग्लैंड्स जिन्हें हमें कहते हैं। तो देखो, स्तन ग्रंथियां हैं, ये स्तनधारियों का सबसे बड़ा गुण होता है। स्तनधारी जिसके अंतर्गत हम आते हैं, मेमल्स आते हैं, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ये सभी के सभी स्तनधारी होते हैं। तो मनुष्य भी स्तनधारी है और इसी कारण से उनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये स्तन ग्रंथियां हैं, नर के अंतर्गत अपहरासित होती हैं, विकसित नहीं होती हैं, लेकिन मादा के अंतर्गत ये अधिक विकसित होती हैं और इनसे दूध बनता है, जो क्या करता है कि जो शिशु होता है उसके लिए पोषण का कार्य करता है, उसके लिए पोषक पदार्थ के रूप में काम में आता है। ये जो स्तन ग्रंथियां होती हैं वास्तव में स्वेद ग्रंथियां अर्थात जिनसे पसीना स्रावित होता है उसी का रूपांतरण मानी जाती है। ये आपसे कभी पूछा जा सकता है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है दोस्तों? कि जो स्तन ग्रंथियां होती हैं वो वास्तव में स्वेद ग्रंथियों का ही क्या होती हैं? रूपांतरण होती हैं। मादा के अंतर्गत एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां होती हैं, ये वक्ष, जो हमारा वक्ष स्थल होता है वहां पर पाई जाती हैं। ये आकार में बड़ी होती हैं सामान्य तौर पर, और ये जो स्तन ग्रंथियां होती हैं इनमें विशेष रूप से एक तो ग्रंथिल उत्तक होता है और उसके साथ साथ में वशीय उत्तक पाया जाता है। ग्रंथिल उत्तक और वशीय उत्तक इसमें विशेष रूप से पाया जाता है। तो देखो क्या क्या बताया आपको। मादा में एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां होती हैं, वक्ष स्थल पर होती हैं। दूसरी बात, किसका रूपांतरण है? स्वेद ग्रंथियों का रूपांतरण होती हैं। स्वेद ग्रंथियों का रूपांतरण माना जाता है। ये जो ग्रंथियां हैं शिशु को पोषण प्रदान करती हैं। इन ग्रंथियों में विशेष रूप से दो उत्तक पाए जाते हैं, जिनमें एक होता है ग्रंथिल उत्तक और एक होता है वशीय उत्तक। ग्रंथिल उत्तक लगभग सब में समान होता है। इस वशीय उत्तक की कम और अधिकता से इनके आकार में क्या आ सकता है? अंतर आ सकता है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या होता है? एक तो होता है ग्रंथिल उत्तक, प्लस एक होता है वशीय उत्तक। ये जो ग्रंथिल उत्तक होता है ये आपका 15 से 20 पालियों में विभक्त रहता है। अर्थात स्तन में 15 से 20 स्तन पालियां पाई जाती है, लोब्यूल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा और क्या ध्यान रखना है? और क्या ध्यान रखना है कि इनसे दूध स्रावित होता है, और वो दूध होता है ये पोषक पदार्थ है। मादा का जो पहला दूध होता है उसे हम क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम कहते हैं। पहला दूध जो गाढ़े रंग का होता है वो पहला दूध होता है, और इसको बच्चे को जरूर पिलाना चाहिए क्योंकि इससे उसमें क्या आती है? इम्यूनिटी आती है। कोलेस्ट्रोम है, यदि इसको हम देखें तो इसके अंतर्गत एक एंटीबॉडी पाई जाती है जिसका नाम है IgA। कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है? IgA नाम की एंटीबॉडी पाई जाती है।
तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। यदि हम इसका उत्तक स्तन ग्रंथि की संरचना देखें, तो इसके अंतर्गत 10 से 15 पालियां होती हैं और उन पालियों के अंतर्गत आपका ग्रंथिल उत्तक होता है, यह पाया जाता है। और ग्रंथिल उत्तक होता है, उसमें विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, कुपिकाएं। इनसे नलिकाएं निकलती हैं। तो ये तो हो गई हैं पालियां। ये हो गई हैं कुपिकाएं, स्तन कुपिकाएं कहते हैं। और यहां से क्या निकलती हैं, नलिकाएं। इन नलिकाओं को हम कहते हैं स्तन नलिका। क्या कहते हैं, स्तन नलिका कहते हैं। ये बाद में इकट्ठी हो जाती हैं। ये बाद में क्या हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं। और इकट्ठी होकर इन नलिकाओं को हम क्या कहते हैं, इकट्ठी होने के बाद में इन नलिकाओं को कहा जाता है आपकी एम्प्यूला। जो एक लोब्यूल से निकलने वाली सारी की सारी स्तन नलिकाएं होती हैं, वो इकट्ठी होकर एम्प्यूला का निर्माण करती हैं। और बाद में ये 10 से 15 नलिकाओं के रूप में बाहर की ओर खुलती हैं। इन नलिकाओं को हम कहते हैं दुग्ध नलिकाएं। क्या कहते हैं, दुग्ध नलिकाएं। और ये बाद में एक छिद्र के रूप में बाहर निकल जाता है। ये जो संरचना है जहां से दूध बाहर निकलता है, एक उभरी हुई संरचना है जिसे कहते हैं निप्पल या चुचक। और यहां पर जो एरिया होता है वो गहरे रंग का होता है, इसके पास पास का एरिया, और उस आसपास के एरिया को कहा जाता है एरियोला। एरियोला या स्नाग्रे कहा जाता है। इसके अलावा यदि आप देखोगे तो इसके अंतर्गत ये तो ग्रंथिल उत्तक हो गया, इसके अलावा वशीय उत्तक होता है, वो भी पाया जाता है। तो ये कैसा उत्तक हो गया है, वशीय उत्तक हो गया है। तो वास्तव में यदि हम स्तन ग्रंथि की संरचना देखें तो इसके अंतर्गत विशेष रूप से आपका वशीय उत्तक और ग्रंथिल उत्तक होता है। ग्रंथिल उत्तक आपका पालियों में विभक्त होता है, और ये जो कोशिकाएं होती हैं वो आपकी बनाती है कुपिकाएं। और इन्हीं कुपिका की जो कोशिकाएं हैं, इनसे दूध का निर्माण होता है, और ये दूध इनकी कुपिकाओं की जो बीच की जगह है उसके अंतर्गत क्या रहता है, इकट्ठा रहता है। और उसके बाद में ये स्तन नलिका से एम्प्यूला वाली जो नलिका है उसके अंतर्गत फिर दुग्ध नलिका से होता हुआ बाहर निकलता है, किससे, निप्पल से। तो ये आपको सारी संरचनाएं ध्यान रखनी है। तो यहां तक हमने मादा जनन तंत्र के अंतर्गत जो सारी की सारी संरचनाएं बच गई थी उनके बारे में देखा है। आज विशेष रूप से हमने गर्भाशय, योनि और बाह्य जननांग जो होते हैं उनके ऊपर बात की है। तो ये सब कुछ हमने देख लिया है। और इस प्रकार से हमारा मादा जनन तंत्र है, उसका संरचनात्मक हिस्सा है, यह आपका कंप्लीट होता है। अब तक हम नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र को कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद में हम युग्मक जनन और अन्य सारी चीजें देखने वाले हैं। आप सभी लोगों को यह वीडियो है, यह जरूर पसंद आया होगा, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और यदि आप सभी लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।